नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का आतंकवाद से निपटने पर साझा रणनीति पर जोर। यूरोपीय संघ के साथ शहरी परिवहन, मेट्रो, बैंकिंग समेत निवेश से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना। उत्तराखंड के खर्च के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को दी मंजूरी। राज्य में आज होने वाले शक्ति परीक्षण पर लगी रोक। हाई कोर्ट में 6 अप्रैल को अगली सुनवाई। बिहार में सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून पारित। जहरीले शराब से मौत पर दोषियों के लिए सजाए मौत का प्रावधान। विधायकों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। आरबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी बैंकों के बड़े कर्जदारों की सूची। नामों का खुलासा नहीं करने का अनुरोध। आज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे बैंक काउंटर। और T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मुंबई में आमने सामने होंगी भारत वेस्टइंडीज की टीमें। न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में इंग्लैंड। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। यहां उन्हें चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेना है। इस सम्मेलन में 53 देशों के नेता और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा के साथ ही परमाणु आतंकवाद और उससे जुड़े खतरों पर भी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को सऊदी अरब के लिए भी रवाना हो जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दौरान बुधवार को ब्रसेल्स पहुंचे, जहां पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने बेल्जियम में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की परिभाषा नहीं समझता है और आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है। दिन भर के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री ने 13वें भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत और यूरोपीय संघ अगले 5 साल के दौरान रणनीतिक साझेदारी पर राजी हुए। दोनों के बीच शहरी परिवहन व्यवस्था, लखनऊ मेट्रो, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल से हुई। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बेल्जियम की सरकार और कंपनियों को भारत में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ जुड़ने का न्योता किया। इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड टुडे। आवर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर रोबस्ट एंड एट 7% प्लस वी आर one of the fastest growing economies of the world. प्रधानमंत्री ने ब्रसेल्स में हुए आतंकवादी हमले पर दुख जताया। उन्होंने बेल्जियम के साथ मिलकर आतंकवाद की साझा चुनौती का मुकाबला करने और सहयोग संधि की पैरवी की। प्रधानमंत्री ने बेल्जियम के कारोबारियों के साथ बैठक की और उन्हें भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने हीरा कारोबारियों से भी मुलाकात की। ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं। आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं। आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भारत बेल्जियम के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ऑडियो वीडियो उत्पादन, पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी, पोत परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्रों में अन्य समझौतों पर भी बातचीत हुई। बेल्जियम यूरोप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नैनीताल के पास स्थित एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से इसकी शुरुआत की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रसेल्स में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन किया। ये दूरबीन नैनीताल के पास देवस्थल में लगी है, जो 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुर्गम इलाके में दूरबीन लगाना मुश्किल काम था, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये काम कर दिखाया। इस टेलीस्कोप के द्वारा भारत और बेल्जियम के वैज्ञानिकों को अपने काम में सफलता और सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ यह पूरी मानवता के ज्ञानवर्धन में भी उपयोगी साबित होगा। डेटा जुटाने के लिए दूरबीन में उच्च क्षमता का स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा लगा है। इससे आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का पता लगाने में खगोल बिंदुओं को मदद मिलेगी। साथ ही तारों के जीवन चक्र, ब्लैक होल और ब्रह्मांड से जुड़े शोध में आसानी होगी। अभी हम अपनी यात्रा को यहाँ पर नहीं रोक रहे हैं। हम तो दुनिया का जो सबसे बड़ा है 30 मीटर का टेलीस्कोप, उसको बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुके हैं। जो अमेरिका, कनाडा और जापान के साथ मिलकर हम 30 मीटर के लिए भी काम शुरू कर चुके हैं। जो हमारे पास दूरबीनें थी 1 मीटर व्यास की और उनसे जो हम प्रोग्राम नहीं ले सकते थे रिसर्च करने के लिए, वो हम इस दूरबीन से कर पाएंगे। दूरबीन की अहमियत को देखते हुए बेल्जियम सरकार ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। इसकी लागत का 7% बेल्जियम सरकार ने दिया है। इससे जुड़ा समझौता 29 मार्च 2007 को हुआ था। देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में ये कारगर सिद्ध रहेगा। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और केंद्रीय कैबिनेट ने राजनीतिक संकट से जूझ रहे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के बाद 1 अप्रैल से जरूरी खर्च के लिए धन की व्यवस्था करने से जुड़े अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शत्रु संपत्ति कानून 1968 में बदलाव के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 2 अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर 1 अप्रैल से खर्च की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। एक एप्रोप्रिएशन ऑर्डिनेंस उत्तराखंड के संबंध में आज महामहिम राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए कैबिनेट ने निर्णय किया है, वो भेजा जा रहा है ताकि पैसे की निकासी की जो वैधानिक व्यवस्था है वो पूरी हो सके, क्योंकि 18 मार्च को वहां पर कोई बजट पास नहीं हुआ और एप्रोप्रिएशन पास नहीं हुआ। इसके अलावा शत्रु संपत्ति कानून 1968 में बदलाव के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इस बारे में जनवरी में जारी अध्यादेश को फिर से जारी करने की सिफारिश की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनवरी वाले अध्यादेश को अभी तक संसद की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए उसे फिर से जारी करना पड़ रहा है। एनिमी प्रॉपर्टी का जो आपको मालूम है, एक कानून हमने लाया था जो पहले ऑर्डिनेंस बना था, वो लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा में उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। तो अप्रैल के पहले सप्ताह में वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर रहा था, अतः उसे हमने रिवैलिडेट किया है। उत्तराखंड के लिए खर्च की व्यवस्था संबंधी अध्यादेश लाने के लिए सरकार ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में आज शक्ति परीक्षण नहीं होगा। नैनीताल हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने कल एकल पीठ के आदेश पर 7 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसे अपनी जीत बता रही हैं। उत्तराखंड में सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस को नैनीताल हाईकोर्ट से बुधवार को मायूसी हाथ लगी। कोर्ट ने गुरुवार को होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी है। बुधवार सुबह केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शक्ति परीक्षण पर रोक लगाने की मांग की। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश में अदालत दखल नहीं दे सकती। तो सिंगल जज का ऑर्डर है, वो 7 तारीख तक होल्ड पे हो गया है। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार अपना काउंटर इस पिटीशन पर सोमवार तक देगा। दूसरी साइड पिटीशनर का जवाब मंगल तक आएगा। बुधवार को इसकी सुनवाई होगी।
हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के मसले को तुरंत सुलझाने की बात कही है और कांग्रेस इससे सहमत है। जो सिंगल बेंच का जजमेंट था, न्यायालय डबल बेंच ने उसको ठीक समझते हुए इस मामले में सारी अनिश्चितताओं का समाधान करने का फैसला लिया। तो ये हमारे लिए एक प्रकार की डबल विक्ट्री है। उधर असम में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों को गिराने की कोशिश कर रही है। जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। तानाशाही व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है। इस बीच कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि बहुमत उसके साथ है। 70 की विधानसभा में 36 विधायक हमारे पास आज भी है और कुछ ऐसे और विधायक हैं जो हरीश जी से नाराज होकर हमें मतदान करना चाहते हैं। तो फ्लोर टेस्ट में तो हम हमेशा बहुमत सिद्ध कर सकेंगे। उत्तराखंड के सियासी संकट पर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूछा गया है कि देवभूमि में लोकतंत्र की मौत हुई या हत्या। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानमंडल ने 1 अप्रैल से सूबे को शराब मुक्त करने के लिए बिहार उत्पाद संशोधन विधेयक को आम सहमति से पारित कर दिया। साथ ही सदस्यों ने शराब नहीं पीने और लोगों को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। विधेयक में मिलावटी या जहरीली शराब से किसी की मौत होने पर उसे बनाने और बेचने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। बिहार में अब 1 अप्रैल से देशी शराब नहीं मिलेगी। राज्य विधानमंडल ने कल देशी शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से जुड़े विधेयक को आम सहमति से पारित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विधायकों को शराब नहीं पीने का संकल्प भी दिलाया। विधेयक को हमने आज पारित किया है सर्वसम्मति से। आने वाले समय में हमारा आचरण इसके अनुरूप होगा और हम न खुद शराब पिएंगे और दूसरों को भी इस नीति के अनुरूप शराब छोड़ने की सलाह देंगे। विधेयक के प्रावधानों के तहत पहले चरण में ग्रामीण इलाके में पूर्ण शराबबंदी होगी और पूरे राज्य में देशी शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जबकि विदेशी शराब सिर्फ नगर निगम और नगर निकाय यानी शहरी क्षेत्रों में ही बेचे जा सकेंगे। दूसरे चरण में शहरी इलाकों में विदेशी शराब की बिक्री पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए किए गए चुनावी वादे को पूरा किया है। महिलाओं की मांग पर मैंने इस बात की घोषणा पिछले वर्ष 9 जुलाई को की और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल से बहुत ही मजबूती के साथ इसको लागू किया जा रहा है। शराबबंदी को लागू करने से बिहार में सामाजिक परिवर्तन आएगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। बहुत उपलब्धि है सरकार के और सरकार धन्यवाद देने लायक है। सरकार को धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता को भी अपना सहयोग करें। पिछले साल 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के मौके पर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी और उसे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 13 पन्ने के इस घोषणा पत्र में राज्य के विकास पर खासा जोर दिया गया है। इसमें राज्य में उद्योग, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही गई है। साथ ही शारदा चिट फंड और टीईटी नियुक्ति मामले की जांच में तेजी लाने की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर शिक्षा का स्तर सुधारने और गरीबी दूर करने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता को तृणमूल के कुशासन से मुक्ति दिलाने पर काम कर रही है और वाम दलों के साथ उनका समझौता मजबूत है। और वहीं केरल विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ ने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सीपीएम नेता वीएस अच्युतानंदन
पलक्कड के मालमपूझा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पोलित ब्यूरो सदस्य पिनाराई विजयन को कुन्नूर के धर्मादम से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में गठबंधन सहयोगी सीपीआई के 25 उम्मीदवारों के अलावा 6 और गठबंधन दलों के एक उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया गया है। असम में पहले चरण के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी असम में आज 3 चुनावी रैलियों में हिस्सा लेंगे। असम के तिनसुकिया, मोरान और तेजपुर में राहुल चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने 29 मार्च को भी असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल असम में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर असम में सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि इसकी वजह से राज्य की मिलीजुली संस्कृति खतरे में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चाय कामगारों की बदहाली पर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। बेरोजगारी की वजह से युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस संविधान की शपथ ली है, एक संगठन के इशारे पर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? असम के चुनावी समर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को आक्रामक तेवर में नजर आईं। सोनिया गांधी ने 2 रैलियां की। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। साथ ही केंद्र सरकार पर असम के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। 22 महीने से असम की सरकार से भेदभाव कर रही है, लेकिन तरुण गोगोई ने राज्य के विकास को रोकने नहीं दिया है। हर क्षेत्र में उनकी सरकार ने असम के विकास के लिए दिन रात कठिन संघर्ष किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस असम में एक प्रगतिशील और शांतिपूर्ण सरकार की बुनियाद रखने में सफल हुई है। उन्होंने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हालात का भी मुद्दा उठाया। मोदी सरकार चाय बागानों के कामगारों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और हक कब देंगे? अब तो 2 साल हो गए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि उनकी सरकार ने माइनॉरिटीज और आदिवासियों के लिए बजट को क्यों घटाया? कांग्रेस अध्यक्ष ने विजय माल्या के देश छोड़कर जाने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बीजेपी की तरफ से पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए अधूरे वादों पर तीखे सवाल किए। असम में 65 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के तहत 4 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज असम में 4 चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज असम के रताबारी, हैलाकांडी, धोलई और बोरखोला में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 28 मार्च को असम में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं बुधवार को असम में बीजेपी की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने दुलियाजन, महामोरा, थोवरा और मोरगान में 4 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल की कड़ी आलोचना की और राज्य के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी से पहले असम देश के शीर्ष 5 राज्यों में शुमार था, लेकिन आजादी के 60 साल बाद वो आखिरी 5 की श्रेणी में पहुंच गया है। गृह मंत्री ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। साथ ही विकास के नाम पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की। दिल्ली में भी लंबे समय तक सरकार यदि किसी की रही है तो कांग्रेस की सरकार रही। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि दोनों जगह लंबे समय तक आपकी सरकार थी, तो हमारे इस असम का विकास क्यों नहीं हो पाया? और यहां असम में तो लगातार 15 वर्षों तक कांग्रेस की ही सरकार। गोगोई साहब ये बतलाए हैं, उनको असम का विकास करने के लिए कितना और समय चाहिए। और इधर रिजर्व बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के बड़े कर्जदारों की सूची बंद लिफाफे में सौंप दी।
हालांकि केंद्रीय बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से नामों का खुलासा नहीं करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इससे बैंकों के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने अपने हलफनामे में कहा है कि बैंकों का कर्ज न लौटाने के पीछे कई वजह हैं। अगर कर्जदारों के नामों का खुलासा होता है तो डिफॉल्टर कंपनियों में काम कर रहे लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ने की संभावना है। पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज पर गंभीर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के नाम मांगे थे जिन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज अब तक नहीं लौटाए हैं। और देश भर में बैंकों की प्रमुख शाखाएं आज देर शाम तक खुली रहेंगी ताकि करदाताओं को कर जमा करने में असुविधा का सामना न करना पड़े। आरबीआई ने कर जमा कराने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए यह फैसला लिया है। आरबीआई ने बैंकों के कामकाज को निपटाने के लिए सभी शाखाओं के काउंटर आज रात 8 बजे तक खुले रखने का निर्देश दिया है। सभी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज आधी रात तक जारी रहेंगे। और इधर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था ने यह कहा है कि यूरोप में सिर्फ उन्हीं सीरियाई नागरिकों को शरणार्थी माना जाएगा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद की बेहद जरूरत है। बुधवार को सीरियाई शरणार्थियों पर वैश्विक जिम्मेदारी से जुड़ी बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के यूरोपीय कमिश्नर ने कहा कि हमें सामान्य पलायन करने वालों और पीड़ितों के बीच फर्क करना होगा। इस वक्त यूरोप में करीब 3 लाख सीरियाई नागरिक हैं। सीरिया 2011 से गृह युद्ध की चपेट में है। We all know that Syria is not a safe country. We shall see in the future whether any other country might be in the list. But for the moment, the situation is very, very clear. Only Syrians are granting the status of the asylum seeker in the beginning, and then, of course, to be given the asylum as a right. और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि कतर फीफा विश्व कप के आयोजन के लिए योग्य नहीं है। एमनेस्टी ने कतर पर 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप की तैयारियों में मानवाधिकार हनन के आरोप दोहराए हैं। प्रतियोगिता के लिए कतर में नए स्टेडियम और ढांचागत सुविधाओं का विकास हो रहा है। एमनेस्टी के मुताबिक निर्माण कार्य में लगे ज्यादातर मजदूर शोषण का शिकार हैं। इस काम में नेपाली और भारतीय मजदूर शामिल हैं। From an Amnesty International perspective, we are looking at it from a migrant workers' abuse point of view, and currently it's totally unfit. There's no question about it. You cannot have a major sporting event like the World Cup, the world's largest sporting event, happening based, completely built on labor exploitation. That's simply unacceptable. और अब खबरें खेल जगत से। आईसीसी T20 विश्व कप का आज दूसरा सेमीफाइनल भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर यह पहला T20 मैच होगा। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगी। ऐसे में दोनों ही टीमों पर जीत का दबाव होगा। भारत की ओर से विराट कोहली के ऊपर सबकी नजरें होंगी। भारत और वेस्टइंडीज ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ महज 4 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में भारत को जीत मिली है और 2 में वेस्टइंडीज को कामयाबी हासिल हुई। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मैच हुए हैं, जिनमें से 2 में वेस्टइंडीज को जीत मिली है और 1 मैच भारत ने जीता है। और वहीं आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड ने अपनी जगह पक्की कर ली है। कल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले गए मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दी। जेसन रॉय की तूफानी 78 रनों की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने बुधवार को न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। विश्व कप का फाइनल 3 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदी फिल्मों का जिक्र हो और मीना कुमारी की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। परिणीता, साहिब, बीवी और गुलाम और पाकिज़ा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से जान डालने वाली मीना कुमारी की आज पुण्यतिथि है। आइए देखते हैं उनके जीवन के कुछ पहलू। गम ही दुश्मन है मेरा, गम ही को दिल ढूंढता है, एक लम्हे की जुदाई भी अगर होती है।
मीना कुमारी और गम का रिश्ता कुछ ऐसा ही था। बचपन के हालात के चलते बेबी महजबी बनकर उन्हें 7 साल की उम्र में स्कूल की जगह स्टूडियो का रुख करना पड़ा। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा। इसके बाद मीना कुमारी ने अर्धांगिनी, दिल अपना और प्रीत पराई, मिस मैरी और एक ही रास्ता जैसी कई फिल्में की। लेकिन 1962 में आई गुरुदत्त की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम। ये वो वक्त था जब मीना कुमारी की निजी जिंदगी में भी तूफान आया था। उनकी सबसे मशहूर फिल्म पाकीज़ा शुरू हो चुकी थी। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। लेकिन उनका तलाक हो जाने की वजह से फिल्म को रोक दिया गया। काफी सालों बाद जब फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, तब तक मीना कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्होंने खराब तबीयत के बावजूद फिल्म पूरी की। फिल्म के रिलीज होने के 2 महीने बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। मीना कुमारी, उनकी अदाकारी, उनकी डायलॉग अदायगी, एक ऐसी शख्सियत जो यादों में हमेशा जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का आतंकवाद से निपटने पर साझा रणनीति पर जोर। यूरोपीय संघ के साथ शहरी परिवहन, मेट्रो, बैंकिंग समेत निवेश से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना। उत्तराखंड के खर्च के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को दी मंजूरी। राज्य में आज होने वाले शक्ति परीक्षण पर लगी रोक। हाई कोर्ट में 6 अप्रैल को अगली सुनवाई। बिहार में सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून पारित। जहरीले शराब से मौत पर दोषियों के लिए सजाए मौत का प्रावधान। विधायकों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। आरबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपे बैंकों के बड़े कर्जदारों की सूची। नामों का खुलासा नहीं करने का अनुरोध। आज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे बैंक काउंटर। और T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मुंबई में आमने सामने होंगी भारत वेस्टइंडीज की टीमें। न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में इंग्लैंड। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016।